हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। ठीक है, हमने कल लेक्चर 1 में कोशिका में यहाँ पर नीट के लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, है ना। और कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई थी ये भी हमने देख लिया था, है ना। और जो कोशिकाएं, कुछ बड़ी कोशिकाएं, कुछ छोटी कोशिकाएं, है ना, इनके आकार भी देख लिए थे। जीवाणु की कोशिका के आकार भी देख लिए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं, है ना। क्या लिखा है यहाँ पर? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया सम जीव। ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अगर देखा जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, आप इनको याद रखना अच्छे से। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पर कौन है? जीवाणु है। ठीक है, कौन है? नीलहरित शैवाल है। कौन है? माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा क्या है? सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका है, इसे याद रखें। उसके बाद और प्लूरोनिमोनिया सम जीव, है ना, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका फुल फॉर्म याद रखें। ये सब सारे किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलते हैं। सामान्यतया ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी है। मतलब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो क्या है? छोटी है। इसको याद रखना आप, है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है वो छोटी होती है यूकैरियोटिक से। ठीक है बच्चों, इसे याद रखना आप। फिर आगे क्या लिखा है? और काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती है। मतलब विभाजित कौन जल्दी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत जल्दी क्या होती हैं? विभाजित होती हैं, है ना। हमारी कोशिकाएं जल्दी विभाजित नहीं होती हैं, मतलब कि जंतु और पादप कोशिका मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाएं जल्दी विभाजित नहीं होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जल्दी विभाजित हो जाती है। जैसे कि जीवाणु की कोशिका, नीलहरित शैवाल, है ना, माइकोप्लाज्मा ये बहुत जल्दी विभाजित होती हैं। माप का आकार काफ़ी भिन्न होता है, मतलब यहाँ पर इनके माप का आकार भी अलग होता है। जीवाणु के 4 मूल आकार होते हैं। जैसे जीवाणु के ही 4 मूल आकार कौन कौन से? जैसे दंडाकार। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो है इस प्रकार से संरचना रहेगी, है ना। इसकी संरचना जो है बेलन के आकार की रहेगी, बेसिलस जिसको बोलते हैं। फिर गोलाकार, गोलाकार मतलब कि यहाँ पर कोकस के समान रहेगी। फिर कोशाकार, विब्रियो मतलब कि कौमा के आकार की रहेगी। और सर्पिल मतलब ये किस प्रकार रहेगी? स्पाइरल रहेगी। इस प्रकार से आपको इनकी संरचनाओं के नाम भी याद रखना है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन, आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। ठीक है, सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है। मतलब जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं इनका एक लक्षण है, इनमें क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखो बच्चों, यहाँ पर मान लो मैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिका बना रहा हूँ, जिसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? एक भित्ति पाई जाती है। ठीक है, जिसके चारों तरफ एक भित्ति पाई जाती है इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका बना दी है, जिसके चारों तरफ क्या पाई जा रही है? कोशिका भित्ति पाई जा रही है ना। देखो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से ये जो संरचना है ये क्या है? सेल वॉल है। ये क्या हो गई बच्चों? सेल वॉल हो गई, है ना। और ठीक इसी के नीचे यहाँ पर क्या है? जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है ना। मतलब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। मतलब यहाँ पर ये जो है संरचना अंदर वाली, ये है कोशिका झिल्ली, है ना। इसे याद रखना है आपको। ये क्या है? कोशिका झिल्ली। और इसी कोशिका झिल्ली से यहाँ पर एक अंतर्वलन लगा होता है जिसे हम बोलते हैं मेसोसोम। क्या बोलते हैं बच्चों? मेसोसोम। अभी हम सब आगे पढ़ने वाले हैं मेसोसोम। ठीक है, और इसका क्या काम होता है वो भी देखेंगे। ये श्वसन का काम करता है, ये सब पढ़ने वाले हैं अपन भी। ठीक है, तो इसे याद रखना है। और ये क्या है? सेल
मेम्ब्रेन है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। मतलब यहाँ पर जीवाणु में सेल वॉल भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है। और सेल मेम्ब्रेन से कौन जुड़ा हुआ है? मेसोसोम जुड़ा है, जो क्या काम करता है? श्वसन का कार्य करता है। लेकिन ये किसकी जो संरचना मैंने बनाई, ये बनाई है जीवाणु की। अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा जो होता है उसकी जो संरचना होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है जिसमें 3 लेयर पाई जाती है। 11th में है, आपने यहाँ पर इसको जब पिछली क्लासों में देखा होगा आपने, है ना, उनमें भी इसके बारे में वर्णन किया हुआ है। 11th में तो है ही, लेकिन पिछली क्लासों में भी इसका वर्णन किया हुआ है, जिसमें से यहाँ पर क्या है कि सिर्फ कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन ही इसमें पाई जाती है ना। इसमें सेल मेम्ब्रेन ही केवल पाई जाती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, इसे याद रखना आप। मतलब यहाँ पर सेल वॉल नहीं होती है। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में होता है। मतलब इसमें जो द्रव भरा रहता है ना, वो क्या है? साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स द्रव है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। मतलब यहाँ पर आपको केंद्रक नहीं दिखाई देता है ना। ये बहुत मतलब ये बात इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर केंद्रक नहीं है, क्योंकि जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। यही इसकी खास बात है। ठीक है, और जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें सब में केंद्रक क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, उसमें भी कुछ अपवाद है, देखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, फिर आगे हमने देखा तो आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। यह बात बोल दी है, केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। मतलब कि जीवाणु में जो केंद्रक झिल्ली होती है वो क्या है? अनुपस्थित है। केंद्रक झिल्ली या केंद्रक इसमें अनुपस्थित होता है। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। मतलब कहना यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर इसके अंदर एक डीएनए भी पाया जाता है। मतलब इस प्रकार से यहाँ पर एक डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और ये भी डबल होता है। मतलब इस प्रकार से इसकी संरचना रहेगी। देखो यहाँ पर मैं इसे समझा रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। ठीक है, इसमें इस प्रकार से संरचना होती है, डबल है ना, वृत्त है ये लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसे याद रखना है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो है वो नहीं पाया जाता है। केवल और केवल ये वृत्त तो बना हुआ है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं होता है। और एक और इसमें अतिरिक्त क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं, है ना। एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड बोलते हैं, प्लाज्मिड। तो इसे याद रखना है, इम्पोर्टेंट सब चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आगे दिया है, इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक गुणसूत्र तो है। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम तो है, यहाँ पर इसका क्रोमोसोम तो है, गुणसूत्र तो है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर अतिरिक्त क्या पाए जाते हैं? अतिरिक्त क्रोमोसोम पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। इसे याद रखना है आपको। ठीक है, ये केवल जीवाणु की कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो देखें यहाँ पर, ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, ये प्रतिजीवियों के प्रति क्या होते हैं? प्रतिरोधी भी पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है ना। मतलब कि किस प्रकार से डीएनए को ट्रांसफ़र किया जाता है ना, और जीन्स को किस प्रकार से हेराफेरी की जाती है जीन्स की, ये सब पढ़ने वाले। तो केंद्र झिल्ली यूकैरियोटिकों में पाई जाती है। मतलब जो यूकैरियोटिक है ना, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, जिनमें जंतु कोशिका है और कौन सी कोशिका है? पादप कोशिका है। इनमें क्या पाई जाती है?
इनमें केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है और कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है, मतलब इनमें क्या पाई जाती है, झिल्लियाँ पाई जाती हैं, है ना। और फिर आगे क्या लिखा है, राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिकों में यूकैरियोटिकों अंगक नहीं पाए जाते हैं, है ना। मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ पर राइबोसोम ही केवल ऐसा कोशिकांग है जो कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। बाकी जितने भी कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, सब ये किस में पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक में ही पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में ही पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक में क्या क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम भी इसी में पाया जाता है, लेकिन राइबोसोम ही केवल अकेला जो है वो कोशिकांग ऐसा है जो केवल किस में पाया जाता है, यहाँ पर जीवाणु की कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन पाया जाता है, राइबोसोम, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है कौन, राइबोसोम, ठीक है बच्चों। इसे याद रखना है, कौन सी कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि राइबोसोम ही कोशिकांग जो केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीवाणु में पाया जाता है, बाकी सारे कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है जिसे मेसोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्वलन होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर जो जीवाणु की कोशिका है उससे यहाँ पर अंतर्वलन पाए जाते हैं, है ना। जो झिल्ली होती है उस झिल्ली से अंतर्वलन होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मेसोसोम कहते हैं, मेसोसोम कहते हैं। और ये क्या काम करते हैं, श्वसन का काम करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। आगे और इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं अब हम कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। मतलब किसमें आवरण मिलता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक विशेष जटिल आवरण मिलता है, रासायनिक आवरण मिलता है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़ता पूर्वक बंध कर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं, जैसे कि बाह्य परत। अब कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो जीवाणु की जो कोशिका है उनमें जो भित्ति पाई जाती है वो किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि यहाँ पर जो भित्ति है जीवाणु की इस प्रकार से इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है ना। क्या पाई जाती है भाई, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और यहीं पर क्या होती है, अंदर की तरफ, यहाँ अंदर की तरफ होती है कोशिका झिल्ली, ठीक है, पाई जाती है। और यहीं पर इस प्रकार से अंतर्वलन पाया जाता है जिसे हम मेसोसोम कहते हैं। और इसके चारों तरफ, है ना, इसके चारों तरफ इस प्रकार से एक संरचना और पाई जाती है, इस प्रकार से, जिसे हम क्या कहते हैं, देखो अब बुक में सब लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा है ना। मतलब जो जीवाणु है वो 3 संरचनाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, 3 संरचनाओं से मिलकर बना हुआ है। 3 संरचनाएं कौन कौन सी है यहाँ पर, 3 संरचनाएं, ठीक है। जैसे कि बाह्य परत मतलब ग्लाइकोकेलिक्स। तो ये वाली जो बाह्य परत है ये किसकी बनी हुई है, ग्लाइकोकेलिक्स, ठीक है। और ये ग्लूकोज की बनी हुई होती है, ग्लाइकोकेलिक्स कहलाती है। जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति, मतलब ये वाला जो भाग है ये कौन है, कोशिका भित्ति वाला भाग है, ठीक है, कोशिका भित्ति बोल रहे हैं इसको, ठीक। फिर एवं जीवद्रव्य झिल्ली, मतलब कि ये वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलेंगे, जीवद्रव्य झिल्ली बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, झिल्ली बोलेंगे, कोशिका झिल्ली, कोशिका
झिल्ली नाम दे दिया इसे, ठीक है। फिर यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, मतलब अलग अलग जो परतें हैं इनका कार्य भी अलग अलग है, ठीक है, पर यह तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। मतलब ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सुरक्षा इकाई बना रहे हैं, क्योंकि तीन तीन परतें हो गई। और यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि जीवाणु की चारों तरफ सबसे पहली परत कौन सी है, ग्लाइकोकेलिक्स की, दूसरी परत किसकी है, कोशिका भित्ति की है, और तीसरी परत किसकी है, कोशिका झिल्ली की परत है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर क्या लिखा है आगे देखते हैं। जीवाणु को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब कि यहाँ पर हमने जीवाणुओं को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, अभिरंजन विधि के आधार पर, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन सी विधियां हैं, जैसे कि ग्राम अभिरंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ग्राम धनात्मक जीवाणु और ग्राम ऋणात्मक जीवाणु। तो दो प्रकार से यहाँ पर जीवाणु हैं, ठीक है, एक ग्राम धनात्मक और एक ग्राम ऋणात्मक। तो यहाँ पर जो ग्राम ऋणात्मक जो जीवाणु है ना, इसे याद रखना। यहाँ पर जो इकोलाई है ना, इकोलाई जीवाणु जो होते हैं, जो रोग नहीं फैलाते हैं, वो क्या है, ग्राम ऋणात्मक। और जो रोग फैलाते हैं, जैसे कि बेसिलस, जो जितने भी जीवाणु हैं, है ना, बेसिलस, ये सब क्या फैलाते हैं, रोग फैलाते हैं। तो इसे याद रखना है आपको, ठीक है, बेसिलस जीवाणु। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, और जितना भी इसका वर्णन था हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका का, हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, किस प्रकार से यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका का वर्णन किया गया है। ये एनसीईआरटी बुक का ही है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर है ग्लाइकोकेलिक्स। अभी हमने पढ़ा था विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, मतलब कि ये अलग अलग आकार के होते हैं। कुछ में यह ढीली आच्छद होती है जिसे अवपंक परत कहते हैं, है ना। मतलब जैसे मान लो किसी जीवाणु में अगर ये नॉर्मल टाइप है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, अवपंक परत कहेंगे। और अगर ये मोटी और कठोर है ना, तो इसे क्या कहेंगे, संपुटिका कहेंगे। इसे याद रखना है ना। जो जीवाणु है उसमें दो प्रकार से परतें हो सकती हैं, है ना, जीवाणु में दो प्रकार से परतें हो सकती है। अगर मान लो ये परत कैसी है, नॉर्मल है ना, ढीली आच्छद है, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, इसे क्या कहेंगे, अवपंक परत कहेंगे, अवपंक परत कहेंगे, ठीक है। और अगर ये कैसी है, अगर ये मोटी है, परत मोटी है या कठोर है, तब हम इसे क्या कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे। क्या कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है, बिल्कुल करती है। अभी हमने देखा था कि कोशिका भित्ति उसके जीवाणु की चारों तरफ होती है, ठीक है। वह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है, क्योंकि संरचना वही बनाने का काम करेगी। कोशिका भित्ति क्योंकि कठोर होती है, जो जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाती है, ठीक है। जीवद्रव्य झिल्लिका मतलब कोशिका झिल्लिका प्रकृति में वर्णनात्मक होती है ना। जो जीवद्रव्य झिल्लिका होती है प्रकृति में क्या होती है, वर्णनात्मक होती है ना। मतलब ये क्या बोल सकते हैं इसे, मतलब क्या करेगी काम, ये नियंत्रण का काम कर सकती है, ठीक है, नियंत्रण का काम कर सकती है और संचालन का काम कर सकती है, संचालन का काम करती है, ठीक है। मतलब ये तत्वों को अंदर आने और बाहर जाने दे सकती है ना। पारगम्य बोल सकते इसको,
को जैसे कुछ तत्वों को अंदर आने देगी, कुछ तत्वों को बाहर जाने देगी, है ना, वर्णनात्मक होती है। और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है ना। भाई जैसे कुछ अणु अंदर और बाहर जाएंगे तो बाहर का जो संपर्क है, वातावरण से जो संपर्क है वो बनाए रखेगी, है ना। संरचना अनुसार यह झिल्ली यूकेरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। बिल्कुल, अभी हम यूकेरियोटिक कोशिका की जो झिल्ली है उसे भी पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पर भी देखेंगे, है ना, किस प्रकार से वो कार्य करती है ना, किस प्रकार से वर्णात्मक का कार्य करती है, नियंत्रण और संचालन करती है, ठीक है। और उसी प्रकार से ये जीवाणु में भी कोशिका झिल्ली उसी प्रकार से काम करती है। एक विशेष झिल्लीमय संरचना जो जीवद्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है ना, इसे क्या कहते हैं, मेसोसोम कहते हैं, अभी हमने देखा था। यह फैलाव पुटिका, नलिका एवं पटलिका के रूप में होता है। मतलब ये 3 प्रकार से फैल सकता है ना, पुटिका के रूप में फैल सकता है, नलिका के रूप में फैल सकता है, ट्यूब्यूल्स के रूप में फैल सकता है ना, पटलिका के रूप में फैल सकता है। यह कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृति व इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है, या श्वसन स्त्रावी प्रक्रिया जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। देखो अभी तक हमने इसके मेसोसोम के कार्य सिर्फ श्वसन के कार्य देखे थे, लेकिन कितने कार्य यहाँ पर दिए हुए हैं, है ना। देखो यह कोशिका भित्ति का निर्माण भी करता है, कौन, मेसोसोम। डीएनए प्रतिकृति का काम भी करता है ना। संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है, श्वसन का काम करता है, स्त्रावी का कार्य करता है ना, सिक्रेशन का काम करता है। प्रक्रिया जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र को बढ़ाने का काम करता है, घटाने का काम करता है ना। एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है या सहायता करता है, ठीक है। कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे कि नीलहरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है, जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। मतलब यहाँ पर नीलहरित जो जीवाणु हैं ये हरे कलर के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। तो हरे रंग के होते हैं तो उनमें क्या है जिसे वर्णकी लवक कहते हैं, है ना। मतलब झिल्ली में विस्तार होता है जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं, बिल्कुल वर्णक पाए जाएंगे, इसलिए तो वे किस रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान तथा या अचलायमान होती है। अब चलायमान और अचलायमान किसके कारण होगी, फ्लैजेला के कारण होगी। यदि वह चलायमान है तो उसमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है, जिसे कशाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कशाभिका। मतलब अगर मान लो ये जीवाणु है तो यहाँ पर जीवाणु है, इसमें यहाँ पर क्या पाई जाएगी, कशाभिका पाई जाएगी, कशाभिका पाई जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। तो यहाँ पर ही कशाभिका है, फ्लैजिला कहते हैं। जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न होता है। जीवाणु कशाभिका फ्लैजिलम 3 भागों में बटा होता है ना। कितने भाग में, 3 भाग में। एक तो तंतु में, और तंतु वाला जो भाग है यही वाला भाग कहलाता है ना, जो लंबा वाला भाग है तंतु। अंकुश व आधारी शरीर, मतलब ये जहाँ से जुड़ता है उसे अंकुश और आधारी शरीर बोलते हैं। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है, जो तंतु वाला भाग है ये कशाभिका का सबसे बड़ा भाग है, और यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। मतलब ये कोशिका की सतह से बाहर की ओर फैला हुआ है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से संरचना देख ली। फिर हम आगे देखते हैं जीवाणुओं के समूह, जीवाणुओं के सतह पर पाए जाने वाली संरचना। मतलब मान लो ये जीवाणु है ना, और ये फ्लैजिला हो गया। अब इसकी सतह पर कुछ और संरचनाएं पाई जाएगी, है ना। सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम और वह झालर इनकी गति में सहायक नहीं होती है। मतलब यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, यहाँ पर रोम पाए जाते हैं, और क्या पाई जाती है, झालर पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, रोम और झालर पाए जाते हैं, जो इसकी गति में सहायता नहीं करते हैं, है ना। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, गति में सहायक नहीं होते हैं। रोम लंबी नलिकाकार संरचना है। मतलब ये जो लंबी नलिकाकार संरचना है इसको हम क्या बोलेंगे, रोम बोलेंगे, ठीक है। फिर जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है, ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, इसे याद रखना है आपको, ठीक है। झालर लघु सुक जैसी तंतु है, जो लघु सुक मतलब कि छोटी संरचना है। कौन छोटी संरचना है, झालर, ठीक है।
जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों व पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता प्रदान करती है। मतलब ये जो है, जो फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला क्या करता है, जो फ्लैजिला है ये क्या करता है, गति में मदद करता है, ठीक है। और ये झालर और रोम क्या करने का काम करते हैं, किसी चट्टान है ना, वह पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पर हमने आज प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा, है ना। जितना भी यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया हुआ था प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में, हमने यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका की संपूर्ण जानकारी ले ली है एनसीईआरटी बुक के माध्यम से, ठीक है। तो इसी प्रकार से एनसीईआरटी बुक को पढ़ते रहिए बच्चों, आपको एनसीईआरटी बुक अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। आप वीडियो को बार बार देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आने लग जाएगी और सरल लगेगी, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।